बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी हिंदुस्तान के अंदर। बंगाल एक बहुत बड़ी रियासत है जहां पर अभी इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ कोविड की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। दोनों ममालिक, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, उसकी हालत अच्छी नहीं है। इस हवाले से बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं इसकी वजह से। इसके साथ साथ एक चीज और है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो यूरोपीय यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर क्या हम इस चीज को जीत पाएंगे, या फिर ऐसे होगा कि जिस तरीके से FATF ने पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगी हुई हैं ग्रे लिस्ट की वजह से, ये चलती रहेगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है पैनल में दो हमारे गेस्ट मौजूद हैं। दोनों को आप जानते हैं। हमारे साथ रोहित शर्मा भाई हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और हमारे साथ इस वक्त जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं मुनव्वर अली मेहर साहब, उनको भी आप जानते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज जो है वो देते रहते हैं मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर, और इसके साथ साथ लिखते हैं। और रोहित भाई को आप सारे जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के पाकिस्तानी टीवी के ऊपर भी आते हैं, और जो वहां पर टीवी चैनल है या अखबार आते हैं उनके साथ भी काम करते हैं, और अपना एक यूट्यूब चैनल भी मैं कहूंगा बड़ा सक्सेसफुली चला रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता, लेकिन अब माशाल्लाह से मैं देखता रहता हूं, तो बड़ी अच्छी वीडियोस, और बाद औकात में कॉपी भी करता हूं इनकी। इनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बाद औकात में उठा लेता हूं कुछ चीजें ऐसी ना, उधर से इधर से करके, और उसका जो है ना मिक्सचर बना के उसको अपने चैनल पे मैं चलाता हूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रोहित जी एंड मनोहर भाई, आप दोनों का। रोहित, आपसे स्टार्ट लूंगा। एक तो ये है कि किस तरीके से आप देख रहे हो बंगाल इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, और बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट की गई थी। एक तो इसकी वजह क्या थी? मतलब इंडिया के अंदर एक चीज तो मुझे ये वाली समझ अभी तक नहीं आई कि हर साल मैं देखता हूं कभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म में पूरा साल हम ये देखते रहते हैं कि इलेक्शन होते रहते हैं। लेकिन ये वाली हाइप मैंने पिछले साल बिहार इलेक्शन आप लोगों के यहाँ हुए थे उसमें मैंने नहीं देखी जो यहां पर हुई। और अभी की जो सिचुएशन है कि ममता बनर्जी जीत गई और बीजेपी जो मोदी जी की पार्टी है वो हार गई है। देखिए, पहली चीज के इंडिया एक 130 करोड़ पीपल, और जब 130 करोड़ लोगों की बात आती है तो आप ये समझिए कि 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, और अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे हाफ से भी कम है, मतलब 1/3 से भी कम है। तो आपको जब एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का करते हैं, एरिया का नहीं करते। लाइक तो जब लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो हमारे पास स्टेट्स भी ज्यादा होंगी। हमारे पास अमेरिका में नॉर्मली ऑन एन एवरेज पर कैपिटा जितनी ऑन एन एवरेज कितने लोगों के लिए एक स्टेट है, उससे ज्यादा यूपी है, उत्तर प्रदेश हमारी एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन, अगर वो उत्तर प्रदेश एक अलग कंट्री होता तो उसकी पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, अमेरिका और उसके बाद इंडोनेशिया, ये 4 कंट्रीज के बाद 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती। और साथ में हमारे पास इतनी पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास स्टेट्स भी ज्यादा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही एक असेंबली या एक पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का सेशन ओवर हो जाए तो एक नया इलेक्शन कराना जरूरी है। तो क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी में कोई भी स्टेट विदाउट अ गवर्नमेंट ना रहे, इसलिए वो करवाना बाइंडिंग हो जाती है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन पर भी और स्टेट गवर्नमेंट पर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर। ये जरूरी है, और ये तीनों मिल करके इसको करवाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के अंडर कमांड में आ जाता है सब कुछ। उसके बाद किसी भी ऑफिसर की ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई नए रूल्स नहीं ला सकती जैसे ही वो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो हर चीज इलेक्शन कमीशन के कमांड में आ जाती है। ये तो हमारा वो था, दिस वाज व्हाट द सिनेरियो ऑफ इंडिया वाज। अब जहां तक बात ये आपने बोली कि ममता दीदी का इलेक्शन इतना क्यों स्टार स्टडेड है, देखिए ममता दीदी यानी कि वेस्ट बंगाल सेंटर को 42 सीट्स देती हैं वो, मतलब लोकसभा के लिए, और वो एक ऐसा सिटाडेल है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
किसी भी पार्टी के लिए। कांग्रेस 1970s के 77 75 तक कांग्रेस थी। उसके बाद कम्युनिस्ट आ गए तो कम्युनिस्ट बैठ गए, कम्युनिस्ट नहीं हिले। फिर ममता दीदी आ गई तो ममता दीदी नहीं हिली। आई मीन लाइक जो एक पार्टी पावर में आ जाती है वो आसानी से हिलती नहीं है। ममता दीदी थर्ड टाइम आई है। ममता बनर्जी वो लेडी हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट के रिजीम में अपनी सीट निकालती थी, अपनी सीट में जीतती थी। बड़ी ही जैसे बोलते हैं जुझारू लेडी हैं, बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग लेडी हैं। इनकी इनकी इस बार एक डायरेक्ट टक्कर थी मोदी से। मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ नेशनल फिगर, मोदी की अपनी एक प्रेस्टीज है। इससे पहले जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंटर में नहीं आए थे, उससे पहले वेस्ट बंगाल में एक सीट जीतती थी बीजेपी, 1 सीट। और वो एक सीट ऐसी थी दार्जिलिंग वाली जिसमें इन लोगों की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी थी। बाकी कोई सीट नहीं जीती थी। अब लास्ट लोकसभा इलेक्शन में आउट ऑफ 42 सीट्स बीजेपी गॉट 18 सीट्स। दैट मींस मोदी ने डेंट मारा था वहां पे। मोदी इधर डेंट मार पाए थे, तमिलनाडु आंध्रा में अभी और डेंट मारना बाकी था। तमिलनाडु में भी 4 सीट्स लाए हैं। तो यू कैन सी कि क्या सिचुएशन है। ये इसलिए स्टार स्टडीड बन गया था। बिहार इसलिए नहीं बना क्योंकि बिहार में पहले से ही एनडीए गवर्नमेंट रूल कर रही थी और वहां पे कोई बहुत ज्यादा वो गेम नहीं होना था। ये ममता दीदी अब 2024 के लिए एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ममता दीदी डायरेक्ट टक्कर में आ गई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को हराने के बाद। हालांकि पैन इंडिया एक गेम अलग होता है, लेकिन अगर नेक्स्ट इलेक्शन में किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिलता और एक हंग पार्लियामेंट है, तो ममता दीदी इज द टॉप कंटेंडर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं मनोहर भाई की तरफ जाऊंगा। उनका माइक भी म्यूट है, अगर वो अनम्यूट कर दे। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल यहां पे कर लूं, वो ये है कि क्या हमें ये मतलब ये मेरा जाती ख्याल भी और क्वेश्चन भी है कि क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी डाउन नहीं हुई? कुछ दिनों से मैं मतलब मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान की बात करूं या इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही कि मोदी जी, हालांकि कुछ मैं कहता हूं 2-3 माह पहले की बात है कि मुझे नजर नहीं आ रहा था कि शायद मोदी जी को कोई शिकस्त भी दे सकते हैं और वो मतलब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट है उनके पास। देखिए, एक पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी वोट से काउंट होती है, कभी भी न्यूज़पेपर्स मैगजीन के आर्टिकल से काउंट नहीं होती। और जहां पे भी हमें दिख रहा है बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता दिख रहा है। असम दे हैव रिटेन्ड, दे हैव मेड, पहली बार एनडीए ने एक अपनी गवर्नमेंट पौंडीचेरी में बनाई है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है हमारी। हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड। Delhi is 1, Pondicherry is 2nd, and state of Jammu and Kashmir is third. Right? मोदी जी के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी की बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में भी गवर्नमेंट बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके। तो ये देखेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी कम तो होती दिख नहीं रही। आर्टिकल्स छपते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स बहुतों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ भी छप रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी में तब मानूंगा जब राहुल गांधी वायनाड से हार जाएंगे या सोनिया गांधी अपनी सीट हार जाएंगी। उनकी पॉपुलैरिटी अपने एरिया में अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। छपने के लिए बहुत कुछ है सोशल मीडिया में, आप देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मनोहर साहब, एक सवाल आपसे, मतलब जिस तरीके से इलेक्शन वाली बात तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, इसी पे बात करेंगे कि जो बंगाल इलेक्शन का हुआ या जो भी कुछ है वो रोहित ने उसके ऊपर काफी डिटेल बात की। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, आजकल एक बहुत ज्यादा एक इशू गर्म है, जिधर मतलब इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो हमें मैं कहूंगा कि हमें एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई। यूरोपियन यूनियन का जो रेजोल्यूशन आया और उसके ऊपर अब इमरान खान साहब जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा। लेकिन क्या नजर आता है कि यार इस चीज को हमने बहुत मतलब मिसहैंडल नहीं कर दिया? इस इशू को अगर हम प्रॉपर तरीके से शायद मैनेज कर लेते तो ये सिचुएशन जो आज हम देख रहे हैं शायद ही हम ना देख पाते। फखर, थैंक यू, आपने मुझे अगेन अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो उसमें बिल्कुल जो यूरोपीय यूनियन वाला इशू है उसमें गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट जो है वो वाज़ेह तौर पे आपको नजर आती है।
अच्छा, ये मिसमैनेजमेंट फिर आप ये आज की नहीं है, ये कल की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से ये मिसमैनेजमेंट जो है ना एक एक किस्म की वो चल रही है। देखें यूरोपीय यूनियन ने 2014 में आपको जीएसपी प्लस जो है वो एक किस्म की स्कीम या एक किस्म की जो है ट्रेड कंसेशंस दी, जिसके तहत पाकिस्तान को सालाना तकरीबन कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर का फायदा होता है। यूरोपीय यूनियन जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक ट्रेडिंग ब्लॉक है उससे आप ट्रेड करते हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने आपको जो कंसेशंस दी थी, तो उसके बदले में आपने कुछ लेजिस्लेशन करनी थी, या आपने कुछ जो कन्वेंशंस थे उनके वो साइन करने थे, जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, जिसमें माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएं, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस या इस तरह की कुछ चीजें थी जो घुमा फिरा के ह्यूमन राइट्स से जो है ना वो रिलेटेड थी। तो हालिया जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो ब्लास्फेमी अक्यूजेशन में इजाफा हुआ है, वो जो वहां पे रेजोल्यूशन पेश की गई है कि पाकिस्तान की जो एलिजिबिलिटी है उसको रिव्यू किया जाए जीएसपी प्लस के लिए। यूरोपीय यूनियन में जो करारदाद पेश हुई है उसमें यही जो जस्टिफिकेशन दी गई है कि भाई पाकिस्तान में हालिया दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो ब्लास्फेमी जो लॉ है उसके मिसयूज में इजाफा हुआ है, उसके तहत लोगों पे एक्यूजेशन लगाने में इजाफा हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा टारगेट है, पाकिस्तान में रहने वाले अहमदीज हैं, पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज हैं, पाकिस्तान में रहने वाले शियाज हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा टारगेट है। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन हैं या मुख्तलिफ जो लोग हैं अकेडमिया से ताल्लुक रखने वाले, वो इसका शिकार हुए हैं। तो इस पे उन्होंने अपने कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया है। और ये एक किस्म की वार्निंग शॉट है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने कोर्स करेक्शन नहीं की, अगर आपने इस चीज पे क्रैकडाउन नहीं किया, तो ये जो आपको इतनी बड़ी ट्रेड कंसेशन है वो विड्रॉ भी हो सकती है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, अपना उनका जो एक्सटर्नल एक विंग है या एक विंग है, जिसको उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि आप इसको रिव्यू करें इस एलिजिबिलिटी को। तो देखें ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है कोविड की वजह से या उससे पहले भी। और इस सूरत हाल में अगर आपका ये जीएसटी प्लस भी आपका विड्रॉ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट के लिए धचका होगा, गवर्नमेंट के लिए कम धचका होगा, पाकिस्तानी स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ी एक नाकामी होगी, फेलियर होगा कि हमने इस चीज को प्रीएम्प्ट नहीं किया और जो है उनके कंसर्न्स को हमने एड्रेस नहीं किया। तो आज कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है इमरान खान ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम मैयर्स लेंगे ताकि यूरोपीय यूनियन के जो कंसर्न्स हैं उसको हम एड्रेस करें। तो कल उन्होंने इस सिचुएशन को, या ये जो रेजोल्यूशन है उसके बाद एक उसको रिव्यू किया गया है। अब लेट्स होप कि वो जो उसकी रिकमेंडेशन है उस कैबिनेट की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक लॉस ना हो। ये बहुत बड़ा एक लॉस होगा, हमारे इमेज को धचका होगा, इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा पाकिस्तान को। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जरूरत है। आपकी इकोनॉमी एड इकोनॉमी बन चुकी है, उसमें ट्रेड थोड़ी बहुत जो आप करते हैं एक्सपोर्ट, तो अगर वो भी चली जाए आपकी, तो फिर आप को आपका जो सॉफ्ट इमेज है उसको बहुत वो डैमेज होगा और ज्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी एक शिकस्त होगी। तो बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं पे है। जाहिर बात है जो चलाने वाले होते हैं, जो रूलिंग एलीट होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, फॉरेन पॉलिसी को भी वही रन करते हैं। तो अगर फॉरेन पॉलिसी कोई फेलियर होता है तो उसका जो ब्लेम है वो उन्हीं को जाएगा, आप और मुझे नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो रोहित, इसके ऊपर इन शॉर्ट अगर ये जो रेजोल्यूशन वाली बात थी और इसके ऊपर माइनॉरिटीज और हमारे जर्नलिस्टों को बहुत एक पिछले क्योंकि परसों हम 3 तारीख को शो कर रहे थे, तो 1990 से लेके अभी तक 138 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज के साथ भी इस तरह के इश्यूज हुए हैं। और मतलब मैं इस चीज से खुश इसलिए हूं कि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं यहाँ पर, और मुझे पता है कि यार एक बाज़ औकात मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बिलीव मी, मैं सही आपको बात बता दूं कि बाज़ औकात हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि यार इसके ऊपर इस तरह का प्रेशर आ सकता है, लेकिन आता है। इवन आपके सोशल मीडिया को इस तरीके से मॉनिटर किया जाता है कि आपने ये ट्वीट क्यों की, या ये ट्वीट अगर आपने किया तो भाई आप यहां पे आके पेश हो जाएं। ये एक इशू है। मैं कंगना वाली चीज पे भी आऊंगा, लेकिन इसके ऊपर आपका शॉर्ट सा कमेंट चाहूंगा, फिर मैं मनोहर भाई की तरफ जाऊंगा। देखिए, सोशल मीडिया हो या इन लार्जर टर्म्स एनी मीडिया, इन पर जो किसी भी तरीके का अगर प्रेशर डाला जाता है तो मिस इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है।
और सोशल मीडिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। कंगना पे जो बात हुई, कंगना पे भी अगर कंट्री में या वर्ल्ड में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है तो आप किसी का ट्विटर अकाउंट बंद नहीं कर सकते। आप उस ट्वीट को हटा सकते हैं जो ट्वीट आपको गलत लग रहा है, राइट? तो कंगना का मेरा खुद का बंद हुआ है, मेरा खुद का बंद हुआ। अब उस पर इतने सारे लोगों ने कंप्लेंट कर दी, मेरे को तो कंप्लेंट मेरी तो पाकिस्तानी करते हैं जनरली, तो वो ट्विटर अकाउंट आज तक दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे नया खोलना पड़ा। अब जहां तक बात यह आई कि जिस तरीके की आप पोजीशन देख रहे हैं, न्यूज की एक डेफिनेशन होती है that news is what somebody somewhere is trying to hide, rest all is advertisement. अब कोई आदमी छुपाना चाह रहा है कि गवर्नमेंट में जो करप्शन हो रही है आप उसे दिखाइए, ठीक है? वो कोई आदमी छुपाना चाह रहा है, आप उसे दिखाएं तो आपके खिलाफ ऐसा प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है। और ऐसा प्रोसिक्यूशन शुरू होता है तो आप या तो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट करते रहिए, जो गवर्नमेंट खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज पे कर रही है, गवर्नमेंट के लोग खुद आकर के बोल रहे हैं, क्या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज का? क्या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसको क्यों दिखाएं? हम तो ये दिखाएंगे ना कि कंट्री में फॉल्ट कहां है, क्या कमी है, लोगों को कहां प्रॉब्लम आ रही है, ये काम हमारा है। हम गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट क्यों करें? गवर्नमेंट तो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले ही इतना पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सारे न्यूज चैनल्स उसे लाइव काटते हैं, तो जिसको देखना है वो देख ले। हम ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं है। न्यूज मीन्स जो चीज कोई छुपा रही है हम वो दिखाएं, तो उस पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो दैट मीन्स द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। और अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज रियली सीरियस। और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है कि बहुत बार प्रोसिक्यूशन हुआ है, हमारे अपने कंट्री में भी बहुतों के साथ हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको बहुत झेला, कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको झेला है, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन हम लोग क्योंकि हम लोग एक उस तरीके के वर्ल्ड में नहीं आते हैं जिसको आप बोलते हो फर्स्ट वर्ल्ड या डेवलप्ड कंट्रीज, हम अभी भी डेवलपिंग वर्ल्ड में आते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन होता है। जैसे हमारे यहाँ करप्शन एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। कोई भी आदमी बड़े आराम से बोलता है कि यार वो पुलिस वाला मिल गया था, पैसे देके छूट के आया हूं। भाई आई मीन लाइक यार हम लोगों ने क्या इस चीज को पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया है? हम लोग ने इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया ना कि आदमी पैसा लेगा, सरकारी मुलाजिम पैसा लेगा तो ही काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हम ये हमारे थर्ड वर्ल्ड होने के लक्षण है, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड होने के इंडिकेशंस हैं। इसी में हमारे मीडिया के प्रोसिक्यूशन भी थर्ड वर्ल्ड होने का इंडिकेशन है। और मीडिया भी आजकल बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं दिखा रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है। क्या 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 आप बताइए मुझे कि कितनी जगह आपका दिखाया जाता है कि पुलिस वाला या सरकारी मुलाजिम पैसा ले रहा है, जबकि वो डायरेक्टली लोगों को परेशान करता है, डायरेक्टली लोग उससे इन्वॉल्व हैं, लोगों की कंप्लेंट्स नहीं लेके जाती हैं। रोहित, मैं एक चीज मतलब ये ट्वीट मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं आज बल्कि ये मेरे हाथ में है, मतलब ये बीबीसी इंग्लिश की स्टोरी लगी हुई है और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा क्या था, कंगना साहिबा ने क्या लिखा हुआ था। शी आस्क्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू टेम an opposition leader using his leadership style of the early 2000, a likely reference to the writing on his watch which left over 1,000 people mostly Muslim dead. मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम इस तरह की चीजों से, मतलब कंगना एक, मैं अभी आपसे शो से पहले भी बात कर रहा था कि यार मोस्टली हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं मतलब हाईली एजुकेटेड हैं, बड़े पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं, ऐसे नहीं है। इस तरह के रेफरेंसेस हम क्यों यूज कर रहे होते हैं कि जिस चीज को सारे लोग डिनाई कर रहे हैं उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हैं। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि क्या वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई आप मेरे साथ हो क्या आप उनके साथ हो, तो आप किस तरफ हो कि इस तरह की बात आप कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि 2000 का जो आपका स्टाइल था पॉलिटिक्स का, आप उसी में आ जाए तो फिर आप बंगाल भी जीत जाएंगे या फिर बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। देखिए, कंगना रनौत एटलीस्ट तो नहीं बताएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आपको कैसे चलना है। मैं ये बात मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले चुके हैं, तो कामयाब प्राइम मिनिस्टर मैं कहूंगा हिंदुस्तान का, रोहित जी, कामयाब प्राइम मिनिस्टर जो पहले कोई नहीं कर सका वो कर गए। 1984 के बाद पहली बार अगर कोई पार्टी फुल फ्लेजेड आई है तो वो ये मोदी की है।
अब जहां तक बात यह कि कंगना रनौत कभी एक इलेक्शन लड़ी है जो कि वो मोदी को बता रही है कि तुम 2000 के मतलब 2000 के स्टाइल से मैनेज कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय 2000 स्टाइल? ये तो यस बाद में हो सकता है वो उनका एक एक्सप्लेनेशन आ जाए। 2000 का स्टाइल मींस आप उस समय बहुत मेहनत करते थे, आप उस समय बहुत व्हाट डू से लोगों के बीच में घूमते थे, आप उस समय लोग गरीबों के घरों में जाते थे, व्हाटएवर शी मे से। लेकिन फैक्ट इज के लोगों के सामने जो परसेप्शन इस समय आ रहा है वो रॉइट्स वाला आ रहा है। तो वो ऐसी लैंग्वेज लिखेंगी क्यों? और वो ये अगर ऐसी लैंग्वेज उन्होंने लिखी है, हालांकि मैंने भी ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी है तो उनका जो अकाउंट है बिल्कुल सही बंद किया गया है। वो मुझे नहीं पता कि उनका मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनकी कोई क्लैरिफिकेशन मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये उन्होंने लिखा है कि अर्ली 2000 तो इंडिकेशन सबके दिमाग में यही आता है कि भाई वो 2002 के रॉयट्स के बारे में बात कर रही हैं। और अगर वो 2002 के रॉयट्स के बारे में बात कर रही हैं तो ये स्टाइल ये किसी भी सूरत हाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो नहीं आता है। फ्रीडम अगर आप उन मौलानाओं को बोलते हैं जो कि हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो ये भी एक तरीके का जहर उगलना हुआ, जिसको मैं पर्सनली अप्रूव नहीं करता हूं। कम व्हाट ओके अच्छा मनोहर भाई, हम कंगना की बात करेंगे, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग, हमारे मेजॉरिटी हैं इस किस्म की, कि वो इस तरह की मतलब हेट स्पीचेस जिसको हम कहते हैं वो उसमें बात करते हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले मेरे प्रोग्राम में एक गेस्ट आए हुए थे जो नेक्टा के चेयरमैन रहे हैं, यकीनन आप लोग जानते होंगे, अभी मुझे नाम जहन से निकल गया। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब एपीएस अटैक हुआ था, उसके बाद जब ये सारा नेक्टा वगैरह बना था, उस वक्त हमने मतलब ये तजावीज दी थी कि भाई इसको मुकम्मल हेट स्पीचेस नो बॉडी इज अलाउड इन पाकिस्तान, कि वो बेशक मेंबर पे खड़ा होकर वो बात करे, वो मंदिर में करे या चर्च में करे या किसी और जगह करे, किसी को इजाजत नहीं देंगे। लेकिन वो ये भी मान रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज को खत्म नहीं कर सके, उसमें शायद हुकूमत की वेल शामिल नहीं थी या जो भी मसाइल थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इसको नहीं कर सके। हालांकि अगर कहते कि अगर इस चीज को हमने काबू कर लिया तो शायद हम जो एक जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट का रास्ता होता है, तरक्की का रास्ता होता है, शायद हम उसके ऊपर चढ़ जाएं। क्या कहेंगे आप भी, क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, टीवी शोज में भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो किस नजर से देख रहे हैं इस चीज को? देखें, ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो फनकार होते हैं ना, वो जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं अपने फन के जरिए। ठीक है, वो एक ब्रिज बिल्डिंग का काम करते हैं, वो हेट स्पीच नहीं स्प्रेड करते। तो ये अफसोसनाक बात है कि जो मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली कंगना का ट्वीट, लेकिन अगर उसने इस तरह की बात की है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें, जो आप फनकार होता है वो रोल मॉडल होता है मुआशरे के लिए, लोग उसको फॉलो करते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी। ठीक, अगर वो लोग और लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग तो ऐसे हालात में दिलों को जोड़ें, आप लोग तो ऐसे हालात में जब हर तरफ नफरत हो, हर तरफ ये कोरोना की आप सूरत हाल देख लें, इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप लोग तो एक होप हो लोगों की, आप लोग तो जो प्यार मोहब्बत है उसको आप प्रमोट करें, बजाय इसके कि आप इस तरह की जो ट्वीट्स करके और मिलियंस ऑफ लोगों को आप उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करें। तो आपकी जो एक सेलिब्रिटी पावर है ना, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम के लिए उसको यूज करना चाहिए, और उसी अवाम के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए जिससे आपकी वो सेलिब्रिटी पावर आती है। देखें, कंगना को जो है उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो सेलिब्रिटी स्टेटस वो अवाम की वजह से है। अगर ये अवाम कल उसको लिफ्ट ना कराए, उसकी मूवीज देखना छोड़ दे, तो उसको कोई भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इन सेलिब्रिटीज को सोचना चाहिए कि आपकी वैल्यू अवाम की वजह से है, लेकिन अगर आपका कोई कॉल और फेल एक्शन या स्पीच अगर उसी अवाम के पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज करता है, तो ये इट इज समथिंग वेरी कंडेमेबल, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपने जनरली एक उसकी हेट स्पीच की बात की, देखें, ये बड़ी एक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया और पाकिस्तान में मजहब को यूज किया जाता है, मजहब को अब्यूज किया जाता है अपने पॉलिटिकल, अपने कल्चरल, अपने जो है वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, जिसका आप ये कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दोनों जो देश हैं
उनमें आपको बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म, बहुत ज्यादा रिलीजियस फैनेटिसिज्म आपको नजर आता है दोनों मुल्कों में। तो ये अवाम से ज्यादा मैं कसूर समझता हूं कि अवाम को रेडिकलाइज किया गया है दोनों मुल्कों में। दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज रही हैं, स्पेशली आप देखें कि ज़ियाउल हक के बाद पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन का एक स्ट्रक्चरल, एक ऑर्गेनाइज्ड एक आगाज हुआ। उसके बाद आज हम जो हमने वो फसल बोई थी उस वक्त हम उसको काट रहे हैं एक्सट्रीमिज्म की शक्ल में। मोदी साहब के आने के बाद इंडिया में जो हेट स्पीच है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं समझता हूं, मैं तो मोदी को कहता हूं कि वो ज़ियाउल हक ऑफ इंडिया है। ठीक है, पाकिस्तान को एक ज़ियाउल हक मिला था, अब ये मोदी, इंडिया को ज़ियाउल हक मिल गया है मोदी की शक्ल में, जिसकी वजह से मजहब की जो वहां पे मजहब की जो पॉलिटिक्स है या मजहब की बेस पे जो हेट्रेड है इंडिया में, उसको आप बढ़ते हुए नजर आपको उसमें आपको इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये अफसोसनाक बात है। दोनों जो स्टेट्स हैं, इससे उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, अवाम को नुकसान होगा। इससे उनकी जो इमेज है इंटरनेशनल, वो सफर करेगी। जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है वो सफर करेगी। इनके जो आपस में जो रिलेशंस हैं वो सफर करेंगे जब आप एक्सट्रीमिज्म को वो कर नहीं करेंगे, उसको आप खत्म नहीं करेंगे। तो दोनों कंट्रीज के अंदर ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ये जो हेट स्पीच है मजहब के नाम पे, इसको खत्म करना चाहिए और अपनी आवाम को ये सेंसिटाइज करें, सिखाएं कि सबसे पहले आप इंसान हैं। पहले आप एक अच्छा इंसान तो बने। देखें, जो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा मुसलमान या अच्छा हिंदू या अच्छा क्रिश्चियन या अच्छा सिख या अच्छा कोई भी नहीं बन सकता। पहले इंसानियत होती है, पहले इंसान तो अच्छे बने। ठीक है, तो ये रियासत का काम होता है, ये गवर्नमेंट्स का काम होता है कि आपने अवाम की इस तरह की तरबियत करनी होती है, सेंसिटाइज करना होता है। आपने शहरियों को ये बताना होता है कि आप सिटीजन्स हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस आप बाद में होंगे, पहले आप सिटीजन्स हैं और सारे सिटीजन्स बराबर होते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट्स या जब स्टेट किसी खास तबके को या किसी खास मजहब को प्रमोट करेगी, तो जो दूसरे हैं वो सफर करेंगे। ओके, ठीक है। तो अच्छा, की रोल है, रियासत को रोल प्ले करना चाहिए। ओके, अच्छा रोहित, इसके ऊपर इन शॉर्ट आप अपने कमेंट करें, फिर कोर्ट की तरफ जाते हैं और वो आखिरी सवाल होगा आप दोनों से, पाकिस्तान के हवाले से भी और हिंदुस्तान के हवाले से। मनोहर भाई ने जो बात की, एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम क्यों जा रहे होते हैं और इसके बगैर हमारे पास क्या बेचने के लिए कुछ और नहीं होता कि हम इस टूल को इस्तेमाल करते, या शायद ये आसानी से बिक जाता है इसलिए? देखिए, नहीं, एक्सट्रीमिज्म की जहां तक मैं बात करता हूं तो मोदी पे अब तक डायरेक्टली कोई आरोप नहीं लगा है, कोई एक्यूजेशन नहीं लगा है कि आप तक ये एक्सट्रीमिज्म पे काम करते हैं। इनफैक्ट मोदी ने तो खुद ही बोला था कि मैं जो मदरसे है उसमें एक हाथ में कुरान देना चाहता हूं बच्चों के जो पढ़ते हैं मदरसे में, और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। तो मोदी पे आज तक नहीं लगा है। इंडिविजुअल्स बोल रहे होंगे या ग्रुप्स बोल रहे होंगे, ठीक है, फाइन, लेकिन ये इसको आप अगर सीधे सीधे मोदी पे डाल दें तो मैं इसको पूरा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। द रीजन बीइंग कि ये एक रिटेलिएशन भी है, एक रिटेलिएशन उसका है जो कि मौलाना लोग भी जहर फैला रहे हैं, उसका रिटेलिएशन भी है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इसी तरीके का, अगर 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 गवर्नमेंट्स को यही काम करना चाहिए कि आप पहले अच्छे इंसान बने, तो इमरान खान ने शायद एक बहुत गलत कमेंट दिया था कि वी सपोर्ट द पर्सन हु किल्ड दैट टीचर इन फ्रांस। यस। तो फ्रांस है, तो फ्रांस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे रिलीजियस टेररिज्म एक जगह, ये कैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एक जगह दूसरे जगह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करता है या उसको 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 बढ़ाता है। फ्रांस को में कभी हमने ऐसा नहीं सुना था कि किसी एक रिलीजन के खिलाफ उनकी पॉलिसी बनी हो, लेकिन क्योंकि एक रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट बन गया तो दूसरे को अपने आप एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ा। तो ये फ्रांस में भी हुआ, ये इंडिया में भी हुआ, क्योंकि एक वहाबी थिंकिंग आई और एक दूसरे तरीके की थिंकिंग आई, टेररिज्म आया इंडिया में, तो हिंदू सेंटिमेंट उसको देखते देखते अपने आप बॉयल पे आया। इसमें मोदी का रोल मुझे बहुत कम दिखता है। हाँ, इसमें जरूर एक है कि बीजेपी का जरूर रोल था। बीजेपी ने राम मंदिर का मूवमेंट चलाया, अब उस मूवमेंट को बीजेपी अपने हिसाब से जस्टिफाई करती है, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, दैट वाज आल्सो अ बैड डे, डार्क डे फॉर इंडिया। बाबरी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए थी, और लेकिन उसके बाद एक मंदिर वहां बना, तो ये इसने भी
एक 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 ऐसा रोल प्ले किया कि जिसमें मुस्लिम्स ने, आज भी मुस्लिम्स इंडिया में इनसिक्योर नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स के दिमाग में इनसिक्योरिटी उससे बैठी। इंडिया में मुस्लिम्स को जितने राइट्स हैं उतने राइट्स मुस्लिम्स को पाकिस्तान में नहीं है या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। इंडिया में मुस्लिम्स प्रेसिडेंट बने हैं, मुस्लिम्स इंडिया में मिनिस्टर्स बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, आर्मी के और सीनियर ऑफिसर्स बने हैं, लेकिन अगर किसी के दिमाग में इनसिक्योरिटी बैठ जाती है वो चीज भी गलत है। और वो क्योंकि वो बैठने दी गई, वो गवर्नमेंट का काम था, उस समय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट का काम था कि इनसिक्योरिटी ना बैठे, या अगर बैठ भी गई तो वो इनसिक्योरिटी दिमाग से निकले। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का काम था, जो कि शायद गवर्नमेंट्स फेल हुई। ये बताना बहुत जरूरी था, इस चीज की पब्लिसिटी करनी, या ये बताना बहुत जरूरी था कि आपके बच्चे जो हैं वो हमारे साथ पढ़ते हैं, आपके जो लोग हैं वो हमारे साथ IIT में हैं, वो हमारे साथ मेडिकल में हैं, आपके जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ आर्मी में हैं, हमारे यहाँ IAS हैं, IPS मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ लॉयर्स और जजेस मुस्लिम्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज प्रोजेक्ट नहीं की गई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरफ से, एंड दैट वाज अ फेलियर आई थिंक। ओके अच्छा मनोहर भाई, लास्ट सवाल कोविड के हवाले से, इसके ऊपर क्योंकि बहुत सारी बात हो सकती है, अब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम लोगों का। आपने बात कर ली, फिर रोहित ने भी इसी हवाले से बात कर ली, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है। मेरे ख्याल से शायद उसका कोई एंड नहीं होगा अगर हम इसके ऊपर करेंगे। मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीजें निकलती हैं कि कभी मतलब पिछले, मैं अक्सर बात कर रहा हूं कि पिछले 4-5 महीनों में सबसे ज्यादा टारगेट जो हमारी अहमदिया कम्युनिटी हुई पेशावर में, उनके 5 लोग जो है वो मतलब उनको गोलियां मारी गई और 2 के घरों पे हमले हुए। तो ये चीजें है जो अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इससे हमें निकलना है, और हिंदुस्तान में भी इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें से हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन कोविड इस वक्त, हम, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इस वक्त कोविड है। बाकी सारी चीजें, रिलीजन भी एक साइड पर है, सब कुछ एक साइड पर है। हम मर कोविड की वजह से इस वक्त रहे हैं। हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन परेशान है, और दुनिया को जिसे कहते हैं नचा के रखा हुआ इस वायरस ने। इसके हवाले से आखिरी बात करेंगे कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। हम एक दूसरे के ऊपर तो मतलब उंगलियां उठाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा असलहा है, पाकिस्तान कहते नहीं हमारे पास भी एटम बम भाई, हमने कोई शब बारात के लिए नहीं रखा। मतलब इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम आए? कभी सोचा हमने इन 70-75 सालों में? हिंदुस्तान के शायद सैकड़ों हजारों साल हुए होंगे, पाकिस्तान को 75 साल हुए, कभी दोनों ने सोचा इस बारे में? मैं फखर एक सिर्फ सेकंड लूंगा और सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, अगर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ हैं, सिक्योर हैं, और पाकिस्तान में जो सिख्स हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं, सेफ हैं, तो ये इंटेलेक्चुअली एक ये ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। दोनों देशों में जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है, वो इनसिक्योर है, और हमें उसके लिए काम करना चाहिए दोनों कंट्रीज को। ये दोनों में इशू है, सिर्फ एक की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी बात की तरफ। देखें, ये जो कोविड का इशू है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इसको हमें एक बीइंग हिंदुस्तानी और बीइंग पाकिस्तानी हमें इसको एनालाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि बीइंग ह्यूमन एनालाइज करना चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो गरीब आवाम कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही है, वो कोविड की वजह से नहीं मर रही, बल्कि वो वहां का जो अशराफिया है उसकी जो बेहिसी है, इनसेंसिटिविटी है, मिस गवर्नेंस है, उसकी पॉलिसीज की वजह से वो मर रही हैं। जो 70 साल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की, उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो नहीं दी, पब्लिक हेल्थ को उन्होंने डेवलप नहीं किया, उन्होंने अपने अपने मुल्कों में अशराफिया के लिए एक अलहदा एक पैरेलल सिस्टम बना दिया। और बाकी जो अब देखें, हालत ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 60% से ऊपर आबादी गुर्बत का शिकार है, पाकिस्तान में इस वक्त 40% से ऊपर आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है, जबकि ये दोनों जो मुल्क हैं वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं, लेकिन इन मुल्कों में लोग गैस ऑक्सीजन ना होने की वजह से जो है ना कितनी हलाकतें हो रही हैं। इंडिया में 20 मिलियन से ऊपर जो है ना वो केसेस क्रॉस कर गए हैं, जबकि हिंदुस्तान ने सिर्फ अपनी आबादी की 1% हिस्से को बड़ी मुश्किल से वैक्सीनेट किया है, और पाकिस्तान में तो वो परसेंटेज तकरीबन 0.23% है। अब ये हालत है, आप मैं ये मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर है, बड़े मजे के हैं। टोटल मिलिट्री जो हिंदुस्तान की स्पेंडिंग है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है,
लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स देखें, जो 2020 की रिपोर्ट है, उसमें हिंदुस्तान 131 नंबर पे है, पाकिस्तान 154 नंबर पे है। ये प्रायोरिटीज देखें आप यहाँ के अशराफिया की। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का टॉप सेकंड लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है। मैं ये सिप्री की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट पे और दूसरे इंडिकेटर्स में देखें हिंदुस्तान कहाँ पे, और यही सूरत हाल पाकिस्तान की। पाकिस्तान 10वां बड़ा वेपन इंपोर्ट कंट्री बन गया है। तो इससे आप इन लोगों की जो रूल करते हैं, इनसेंसिटिव लोग, उनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाएं। अच्छा, न्यूक्लियर आप देख लें कि हिंदुस्तान 7th लार्जेस्ट वो कंट्री है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के हिसाब से, पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट है। जबकि हेल्थ पे कितना खर्च करते हैं दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान 1.8 अपने बजट का हिस्सा खर्च करता है जीडीपी का, पाकिस्तान 1.1 करता है। तो ये जो फैक्ट्स और फिगर हैं आपको बताते हैं कि लोग कोविड की वजह से नहीं मर रहे, लोग यहाँ का जो रूलिंग एलीट है उसकी बहसी, उसकी अदम तवज्जो की वजह से मर रहे हैं। और दोनों कंट्रीज के लिए जो है ना शर्मनाक बात है कि खुदा के वास्ते आप अपने लोगों के ह्यूमन सिक्योरिटी पे खर्च करें। ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा, ये दूसरी चीजें, लोगों को बचाएं। रियासत और सियासत यूजलेस है अगर आपके लोग जो है ना प्रोटेक्टेड नहीं है। ये कोरोना एक नॉन मिलिट्री थ्रेट है। आपने मिलिट्री थ्रेट को डील करने के लिए तो एटम बम बना लिया, लेकिन ये नॉन मिलिट्री थ्रेट को डील करने के लिए एटम बम काम नहीं आता। इसमें आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। बिल्कुल, बड़ी मुनव्वर, मैं 100% एग्री विद यू ऑन दीज पॉइंट्स जो आपने रेस किए, कि हम उसकी तरफ तो जा रहे हैं रोहित, क्योंकि आप खुद दिल्ली में होते हैं, जो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है, बहुत मसाइल हैं। मैं ये नहीं कहता, मुनव्वर ने कहा कि आपका 131 नंबर है तो हम 151 पे हैं, हम आपसे भी 20 दर्जे नीचे हैं उस चीज में, बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन इंपोर्ट में आप अगर मतलब छठे या तीसरे नंबर पर हैं, तो हम पाकिस्तान भी 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान उससे बहुत छोटा मुल्क है हिंदुस्तान से, इसके बावजूद भी इतना असला इंपोर्ट करता है। रोहित, एक तो करंट सिचुएशन क्या है, आप दिल्ली या बाकी जगहों को भी यकीनन आप मॉनिटर कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ क्या ऐसे इक़दामात हो रहे हैं कि हम आइंदा इन चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि आप लोग मतलब वैक्सीन भी आप लोगों ने बनाई हुई है या मजीद भी बनाएंगे। अमेरिका जैसा मुल्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है कि यार वो कुछ इमदाद और इस तरह की चीज़ें भेजें। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और क्या आइंदा के लिए क्या लायामल है हम लोगों के पास? देखिए, मुनव्वर भाई को पहले मैं बताऊं कि इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ कोई जुल्म नहीं होता है, फिर से बता दूं मैं। शाहीन बाग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 3 महीने तक माइनॉरिटीज ने एक रोड ब्लॉक करके रखी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में कभी हुआ हो तो मुझे ये वो एग्जाम्पल बता दें कि हिंदुओं ने या सिखों ने कर दिया तो बता दें। रोहित 2002 के गुजरात राइट्स के बाद मोदी पे बैन था इंटरनेशनल। राइट्स आपके यहाँ भी बहुत हुए हैं, राइट्स आपके यहाँ भी बहुत हुए हैं, ठीक है, राइट्स आपके भी होते हैं। अगर राइट्स को पैरामीटर लेते हैं तो मैं आपको फिर महक कुमारी केस बताता हूँ, ठीक है। राइट्स को पैरामीटर मत लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में कितने राइट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में मुस्लिम्स को कितने राइट्स हैं। आप दोनों के लिए एक छोटी सी चीज में, आप दोनों के लिए, हम गुजरात राइट्स की भी बात करते हैं और हमें यूहन्नाबाद लाहौर के राइट्स भी मुनव्वर भाई, क्योंकि माशाल्लाह पीएचडी मेरा ख्याल उनकी कंप्लीट होने वाली है, तो इस तरह की चीजें उन्होंने यकीनन मुझसे बेहतर कवर की होंगी कि एक पूरी क्रिश्चियन बस्ती को, जिसे कहते हैं कि सफायस्ती से मिटाया गया था, और उसके बाद फैसलाबाद के सराउंडिंग में जो जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वहां पे किया गया। मसला ये कि दोनों जगहों पे अगर वहां हिंदू पावर में है तो वो कहते हैं यार मुसलमानों को रख के दबा दो, जितनी चपेड़े मार सकते हो मारो। यहां पे अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो कहते हैं यार माइनॉरिटीज को दबा के। नहीं, एक मिनट, हियर आई बेग टू डिफर। मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉयट्स हो रहे हैं, रॉयट्स कैसे भी हो सकते हैं। मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि राइट्स, RIGHT, राइट्स कितने मिल रहे हैं। अगर हम मुस्लिम्स को प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, अगर हम मुस्लिम्स को डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं, IPS बना रहे हैं, हम आर्मी में ले रहे हैं, आर्मी में ऑफिसर्स बना रहे हैं, हमारे यहाँ लॉयर्स हैं, हमारे यहाँ जजेस हैं, तो आई थिंक दे हैव द राइट्स। मेरे साथ, मेरे स्कूल में मेरे साथ अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे हैव द राइट्स। अगर ऐसा ही दूसरे कंट्री में हो रहा हो तो मुझे खुशी होगी। तो अब जहां तक बात है, आपके एक और फैक्ट की, तो इंडिया में 60% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सॉरी टू से
30% से कम है ये फिगर्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल मैंने अच्छा बिलो द पॉवर्टी नहीं बात की, मैंने कहा कि ओवरऑल पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी जो है ना रोहित, मैंने बात नहीं की, मैंने ओवरऑल पॉवर्टी की बात की। इस तरह पाकिस्तान में 40% से ऊपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। मैंने कहा कि 60% ओवरऑल पॉवर्टी। हमारे यहाँ कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन इज बिलो 30%। ओके, अब आते हैं हम लोग उस पे कि कोरोना की क्या सिचुएशन है। कोरोना की सिचुएशन नो डाउट अबाउट खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि पिछली पीक जो थी वो हमने 95,000 केसेस की देखी थी, और इस पीक में अभी 4 दिन पहले, पिछले 3 दिन से केसेस घट रहे हैं, अभी 4 दिन पहले 4,01,000 केस ऑन 1 डे। तो 4,01,000 केस कम नहीं होते हैं। हमारी कोई भी गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी गवर्नमेंट इसको इस सिचुएशन को एस्टिमेट नहीं कर पाई थी कि इतने स्पीड से बढ़ेंगे। WHO ने खुद अपने मुंह से बोला है, अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि पिछले 2 हफ्ते में जितने केसेस आए हैं वो पिछले 6 महीने में, वो स्टार्टिंग 6 महीने में नहीं आए थे कोरोना में। तो ये 2 हफ्ते पूरे वर्ल्ड के लिए खराब रहे, हमारे लिए भी खराब रहे। कोई वाइल्डेस्ट एस्टिमेट में, हमारी गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वाइल्डेस्ट एस्टिमेट में नहीं समझ पाई थी कि ये केसेस 4 लाख टच कर सकते हैं एक कंट्री में। अच्छा, अमेरिका में भी जब पीक पे था तब भी उन्होंने 4 लाख केसेस टच नहीं किए थे। इंडिया ने किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जो केसेस हुए हैं सबसे ज्यादा हम इंडिया ने टच किए। पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन की एक फॉल्ट भी रही, तो क्योंकि वैक्सीन आ गई और वैक्सीनेशन हम लोगों ने बड़ी स्पीड से वैक्सीन, 15 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड टिल नाउ 15 करोड़ मींस हमने एंटायर पाकिस्तान की 3/4 पॉपुलेशन कवर कर दी है। तो इतनी स्पीड से वैक्सीनेशन किया तो लोगों को ये लगा कि वैक्सीनेशन आ गया, अब कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने मास्क भी पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी बंद कर दी। इस वजह से हुआ। हम लोगों ने होली खेली, और होली में भी ऐसा रहा। रमजान आए, अभी सब रमजान चल रहे हैं, इस समय भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रही है। पहले कुंभ मेला में भी हमने यही देखा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी वहां पे भी। तो इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि ये गलती हमारी थी, हमारी पॉपुलेशन की थी, और उसकी वजह से, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पहले बता ही दिया था कि ये इस बार का वाला जो स्ट्रेन है वो 50 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है। तो उसके बाद भी हम लोग नहीं समझ रहे, तो उसका खामियाजा हमारे कंट्रीज भुगत रहे हैं इस समय। बिल्कुल सैयद, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर, एंड थैंक यू वेरी मच रोहित जी, आपने ज्वाइन किया। लेकिन बात एक ही है कि हम जितना मर्जी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमें आदत ये हो गई है कि हम कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में तो भाई इतने लोग मर गए, हमारे पास तो इतने लोग नहीं मरे, तो भाई हम तो उनसे बहुत बेहतर है। ये एक मेरे ख्याल में अगर इस कॉम्प्लेक्स से हम निकल आए तो शायद हम बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम मतलब जर्नलिस्टों के साथ कोई मसाइल होते हैं, माइनॉरिटीज के साथ कोई मसाइल होते हैं, या कुछ भी होता है, या गुर्बत है, मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है गुर्बत। इस रीजन में, साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है। इस तरह से टेररिज्म है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन कोशिश ये नहीं करते कि यार अगर मेरे यहाँ कोई गलती है तो मैं उसको बिल्कुल मानूं। यार मुझे पता होना चाहिए कि यार माइनॉरिटीज के साथ अगर ज्यादती होती है तो मैं उसके ऊपर आवाज उठाऊं, एटलीस्ट कोशिश करूं गवर्नमेंट को, अगर मैं किसी भी जगह पे हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं एनालिस्ट हूं, या कहीं पे किसी पे जगह, मतलब जिस तरह मुनव्वर भाई पढ़ाते हैं, रोहित जी जो है वो जर्नलिस्ट है वहां पर, तो एटलीस्ट वो इतनी आवाज उठाए कि गवर्नमेंट को ये पता चले कि यार ऐसे नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी लावारिस नहीं है। तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला मौजूद है, उसकी बात करने वाला कोई मौजूद है। और मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट सबको एक दूसरे को देनी पड़ेगी। रिलीजन से निकल आओ यार, अगर कोई किसी भी रिलीजन से है वो उसका एक पर्सनल मैटर है। मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मुझे इसमें रहना दिया जाए। रोहित जी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उनको उसमें रहना दिया जाए। मुनव्वर भाई अगर किसी और रिलीजन को फॉलो करते तो उनको उसमें रहने दिया जाए। हम किसी को, तीनों को एक दूसरे के उसमें इंटरफेरेंस करने की मेरे ख्याल में कोई हक नहीं पहुंचता, और उसको गंदा करने की, उसके मतलब जिसे कहते हैं ना कीचड़ उछालने की, मेरे ख्याल में अगर इस चीजों से हम निकल आए, यकीन करें दोनों मुल्क बहुत तरक्की कर सकते हैं, और इस रीजन में क्या पूरी दुनिया के ऊपर जिसे कहते हैं रूल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया इनकी तरफ देखा करेगी, जिस तरह आजकल हम अमेरिका और दूसरे कंट्रीज की तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर, गुड नाइट।